हम बहुत गरीब थे। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मैं 15 साल का था। हम दो भाई बहन थे। मेरे बाबा एक मजदूर थे। जो भी पैसे वो कमाते थे घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाते थे। बाबा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका साथ बस यहीं तक था। बाबा काम से घर आ रहे थे कि उनको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा के जाने के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। माँ ने सोच लिया था कि वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेंगी। जिंदगी जीने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी होता है। मेरी माँ यही कहती थी। हम दोनों भाई बहन को हमेशा समझाती थी। मेरी बहन बहुत समझदार थी। वो 8 साल की थी। वो बहुत खूबसूरत थी। हालांकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसे घर के सारे काम आते थे। वो खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी। घर भी बहुत अच्छे से साफ सफाई करती थी। पूरे घर को वही संभालती थी। मेरी बहन का नाम काजल था। मेरी माँ एक बंगले में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। मेरी माँ जिस बंगले में काम करती थी वहाँ का मालिक बहुत अय्याश किस्म का आदमी था। मालकिन भी अपने पति से तंग आ चुकी थी, लेकिन फिर उनको मालिक की ऐसी हरकत को देखकर उनको ये सब की आदत हो गई। एक दिन माँ बीमार हो गई तो काजल ने कहा कि माँ, आज मैं आपकी जगह काम पर चली जाती हूँ। अगर आप नहीं गई तो मालकिन गुस्सा करने लगेगी। माँ ने काजल को मना कर दिया, लेकिन काजल जिद करने लगी तो मैंने कहा, माँ, मैं भी काजल के साथ जाता हूँ। जैसे ही काम खत्म होगा मैं और काजल घर आ जाएंगे। आप आज घर पर आराम कीजिए। जब मैंने काजल के साथ जाने की बात की तो माँ तैयार हो गई। मैं और काजल मालिक के घर आ गए। मालकिन सामने ही बैठी हुई थी। काजल मालकिन के पास गई और कहने लगी, मालकिन, आज माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं आ पाएगी। आप बताइए क्या काम है, मैं कर लूंगी। तभी मालकिन कहने लगी, तुम तो कितनी छोटी हो, क्या तुम घर के सारे काम कर लोगी? काजल कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मैं घर के सारे काम करती हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। मालकिन ने कहा, चलो अच्छी बात है, जाओ किचन की काम पहले खत्म कर लो। काजल किचन में गई। मैं एक जगह बैठा हुआ था। मालकिन बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा कि तुम क्यों आए हो। मैं एक जगह बैठ गया। काजल किचन का काम खत्म करने के बाद मालकिन को पूछा कि मालकिन, आप मुझे बताएं और क्या काम करना है। उन्होंने कहा कि मालिक का कमरा साफ नहीं हुआ है, तुम जाओ और मालिक के कमरे की सफाई कर दो। काजल मालिक के कमरे में चली गई। मैं भी काजल के साथ उसके पीछे पीछे गया। मालिक कमरे में ही थे। काजल और मैंने जब मालिक को अचानक कमरे में देखा तो हम डर गए। तभी मालिक ने काजल को अपने पास बुलाया और मुझे भी। कहने लगे, तुम दोनों कौन हो? पहले मैंने कभी तुम दोनों को नहीं देखा। मैंने कहा, साहब, यह मेरी बहन है। आपके यहाँ जो काम करती है वो मेरी माँ है। आज माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए हम आए हैं काम करने के लिए। वो कहने लगे, अच्छा, यह तुम्हारी बहन है। उन्होंने काजल को अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? काजल ने अपना नाम मालिक को बताया। मालिक कहने लगा, बहुत प्यारा नाम है और तुम भी बहुत प्यारी हो। मैं मालिक को बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत ही गंदे आदमी थे। मैंने काजल को इशारा किया कि वो जल्दी से काम खत्म करें और हम यहाँ से जाएंगे। काजल जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगी। मैं भी काजल की मदद करने लगा। हम दोनों भाई बहन इस कमरे की सफाई करके जाने ही वाले थे कि मालिक ने हमें रोक लिया। मालिक कहने लगे, सुनो काजल, इधर आओ। मैं भी काजल के साथ गया। मालिक ने कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे काजल से कुछ बात करनी है। मैं बाहर चला गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद काजल बाहर आई। मैंने कहा, काजल, तुम ठीक हो ना? वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, हाँ शिव, तुम्हें पता है साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैंने पूछा, क्या कहा? वो कहने लगी, उन्होंने कहा तुम पढ़ाई करोगी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो अपनी माँ से कहना तुम्हारी पढ़ाई के पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा, अरे वाह काजल, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो अपने दोस्तों के मुँह से सुना था कि मालिक अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन यह तो बहुत अच्छे हैं। मालिक और मालकिन दोनों अच्छे हैं। हम दोनों ने काम खत्म करके माँ के पास आ गए। माँ बेवजह डर रही थी। मैंने कहा, माँ, आप तो बहुत डर रही थी, मालिक और मालकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। काजल ने सारी बात माँ को बता दी। माँ भी बहुत खुश हो गई। अगले दिन जब माँ काम पर गई तो मालिक ने माँ के हाथों में 50,000 रुपए रख दिया और कहा कि इन पैसों से काजल के हर जरूरत का सामान ला देना। मालिक ने काजल का बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया। काजल बड़े स्कूल में पढ़ने लगी। मैं एक छोटा सा गांव में सरकारी स्कूल था, उसमें पढ़ता था।
मुझे खुशी थी कि मेरी बहन बड़े स्कूल में पढ़ रही है। हमारे घर के हालात बहुत बदल चुके थे और यह सब मालिक की देन थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। काजल पूरे 14 साल की हो गई थी और वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं बहुत बड़ा टेलर मास्टर बन गया था। हम हंसी खुशी से जी रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो हमें बर्बाद कर देगा। एक दिन माँ, काजल और मैं हम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। मैं माँ से कह रहा था, माँ, काजल अब बड़ी हो गई है, चलो हम इसकी शादी कर देते हैं। तभी काजल गुस्सा करने लगी। वो कहने लगी, हाँ, तुम तो चाहते हो कि मैं इस घर से जल्दी ही निकल जाऊं ताकि तुम सुकून से इस घर में अकेले रहो। मैं और माँ हंसने लगे थे क्योंकि मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक हमारे घर के दरवाजे पर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। मैं बाहर निकला, दरवाजा खोला तो बाहर मालिक खड़े थे। मैं मालिक को देखकर हैरान हो गया। अचानक उनका मेरे घर पर आना, क्योंकि आज से पहले मालिक हमारे घर पर कभी नहीं आए थे। मैंने कहा, मालिक, आप यहाँ अंदर आइए। उनके साथ नौकर और 2-3 नौकरानियां भी थीं और उन लोगों के पास बहुत सारा सामान था। काजल भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने जब मालिक को देखा तो वो भी बहुत खुश हो गई क्योंकि मालिक के बहुत एहसान थे हम पर। काजल ने मालिक का शुक्रिया अदा किया। माँ ने भी मालिक को बैठने के लिए कहा। मालिक बैठ गए। माँ कहने लगी, मालिक, हम इस लायक तो नहीं हैं कि आप हमारे घर के पानी पिए, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे हैं। काजल किचन गई और एक गिलास पानी लेकर मालिक के पास आई। मालिक ने कहा, जब इतने प्यार से तुम मेरे लिए पानी लाई हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं न पीऊं। उन्होंने घट घट करके, गुट गुट करके पानी पिया और कहा, मेरी ज्यादा खिदमत करने की जरूरत नहीं है, बस मैं अपना कीमती चीज यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। हम सब हैरान हो गए। माँ कहने लगी, कीमती चीज? मालिक, हमारे घर में आपका कीमती चीज कुछ भी नहीं है। भगवान जानता, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, हमने आपके घर से कभी कोई चीज नहीं लाए हैं। मैं चोरी करने के लिए कभी सपने में भी सोच नहीं सकती हूँ। मैंने कभी आपके यहाँ से एक सामान भी आपकी इजाजत से नहीं लाए हैं। तभी मालिक नौकरानियों से कहने लगे, सुनो, इस लड़की को दुल्हन की तरह तैयार कर दो। काजल हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। माँ कहने लगी, मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मालिक के पैर पड़ने लगा। मैंने कहा, मालिक, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी मालिक कहने लगे, मैंने पूरे 5 साल इंतजार किया है इस दिन के लिए। जब मालिक ने ऐसा कहा तो मैं समझ गया था कि उनका हमारे घर पर पैसे खर्च करना, मेरी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसके खाने पीने पहनने के हर जरूरत का सामान का ख्याल रखना, वो यूं ही नहीं कर रहे थे। उनकी नीयत मेरी बहन पर खराब हो चुकी थी। मुझे इस आदमी से नफरत होने लगी। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैंने उनका पैर छोड़ दिया और उनका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने जैसे ही उनका गिरेबान पकड़ा, मालिक की 2 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। जब माँ मुझे बचाने आई तो उन आदमियों ने ऐसा धक्का दिया कि माँ जमीन पर गिर गई और वो बेहोश हो गई। काजल को जबरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मालिक काजल को अपने साथ ले गया, मुझे छोड़ दिया गया। मालिक काजल को लेकर जा चुके थे। मैं माँ को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। माँ जब होश में आई तो वो काजल को ढूंढने लगी और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं काजल को छुपा कर रखती थी। मैं माँ को संभाल कर कहा, माँ, मैं काजल को लेकर आता हूँ, आप परेशान मत हो। मैं जल्दी से घर से निकल गया और बंगले पर आया। बाहर गार्ड खड़े थे, उन लोगों ने मुझे रोक दिया। मैं जोर जोर से वहीं चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज से मालकिन बाहर निकली। वो कहने लगी, शिवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मालकिन, मालिक ने जबरदस्ती काजल को अपने साथ दुल्हन बनाकर ले आए हैं। पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। आप मालिक से कहिए कि वो मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, उसके साथ ऐसा जुल्म ना करें। तभी मालकिन अपना सिर झुका ली और कहने लगी, शिवा, मुझे माफ कर दो, वो आदमी नहीं, हैवान है। मुझे नहीं पता कि वो काजल को लेकर कहाँ गया है। मैंने उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके रास्ते में आई तो वो मुझे डिवोर्स दे देगा। मैं मजबूर हो गई, मैं उसके पीछे पीछे नहीं गई। वो काजल को लेकर यहाँ घर पर नहीं आया है। मैंने कहा, मालकिन, क्या आपको पता है कि मालिक काजल को लेकर कहाँ जा सकते हैं? मालकिन ने कहा, मुझे नहीं पता शिवा, वो आदमी बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। उसका अगर तुम पता भी लगाना चाहो तो भी तुम्हें उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बताएगा। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया।
میں ماں کو کیا جواب دوں گا؟ خیر، میرے دل میں تھوڑی سی امید تھی کہ کاجل کا میں پتہ لگا لوں گا، اس لیے میں بھٹکنے لگا۔ مجھ سے جہاں تک ہو پایا میں کاجل کو ڈھونڈنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ رات ہونے چلی تھی لیکن پھر بھی مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ میں گھر لوٹ آیا۔ ماں نے جب مجھے دیکھا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شیوا، کاجل کا کچھ پتا چلا؟ میں نے کہا، ماں، کاجل کا کچھ پتا ہی نہیں چلا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، مالک اسے کہاں لے کر گئے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ماں اچانک سے زمین پر گر پڑی۔ اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کا پورا شریر ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں ماں کے پیر کو سہلا رہا تھا کہ تبھی اچانک سے میری نظر ماں پر پڑی۔ ان کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایسا لگا میری پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں بالکل اکیلا پڑ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ ماں اور کاجل کی بہت یاد آتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ ماں اور کاجل کے بنا میری زندگی میں کوئی خوشی ہی نہیں رہی۔ میں اپنے کاموں میں من لگانے لگا۔ میں ہر طرح کے کپڑے سلنے لگا، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، ہر کوئی کے کپڑے سلتا تھا۔ میں نے اپنا بہت بڑی دکان کر لی۔ میرے آگے پیچھے بہت سارے لوگ کام کرنے لگے۔ یوں کہو تو میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے خود کی ایک فیکٹری کھڑا کر لی جہاں پر کئی مزدور کام کرنے لگے۔ ماں کو گئے ہوئے پورے 13 سال گزر گئے۔ ان 13 سالوں میں کاجل کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی کاجل کو لے کر کہاں گیا۔ میں پورے 28 سال کا نوجوان مرد ہو گیا۔ گھر میں ایک موسی تھی جو میرے سارے کام کرتی تھی، میرے لیے کھانا بناتی تھی، میرے کپڑے وغیرہ دھوتی تھی۔ مانو تو ماں کے جانے کے بعد موسی نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ میں بھی موسی کو اپنی ماں کی طرح ہی مانتا تھا۔ موسی مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ شیوا، اب تم شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ میں تمہارے لیے لڑکی دیکھ لیتی ہوں۔ لیکن میں موسی کو منع کر دیتا تھا کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسی لڑکی چاہتا تھا ویسی لڑکی آج تک مجھے نہیں ملی۔ میں انہی خیالوں میں تھا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں ادھر ادھر کروٹیں لے کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی طرح سے مجھے نیند آئی۔ صبح جب میری نیند کھلی تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج مجھے فیکٹری بھی جانے کا من نہیں کر رہا تھا۔ میں نے موسی سے کہا بھی، موسی، مجھے آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، فیکٹری جانے کا من بھی نہیں کر رہا۔ موسی نے کہا، اگر من نہیں کر رہا شیوا تو مت جاؤ، زبردستی نہیں ہے، آج آرام کر لو۔ ویسے بھی تم آرام کہاں کرتے ہو، دن بھر بس کام کام کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں موسی، کیا کروں، میرے نیچے بہت سے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کماتے ہیں، اور میں ہی کام پر دھیان نہیں دوں گا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور فیکٹری کے لیے نکل گیا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ تبھی ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا، سر، آپ سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہے، اس کو کپڑے سلوانا ہے۔ میں نے کہا، تو اس کی ناپ اور کپڑے لے لو۔ وہ کہنے لگا، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہم لوگوں سے ناپ نہیں لے گی، وہ صرف آپ سے ناپ لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، میں مل لیتا ہوں۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی جو بہت خوبصورت تھی، لمبی چوڑی سی۔ اسے دیکھ کر جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے پہلے دیکھا ہے، اسے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، پہلے کبھی تو نہیں ملی، پہلی بار مل رہی ہوں۔ آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ کپڑے بہت اچھے ڈیزائن کرتے ہو۔ میں نے کہا، جی، آپ کو جیسا ڈیزائن چاہیے ویسا کپڑا سل کر مل جائے گا، آئیے میں آپ کی ناپ لے لیتا ہوں۔ میں جیسے ہی ناپ لینے کے لیے اس کے قریب گیا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لی اور چیخنے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے زور سے مجھے اپنے اوپر کھینچا، میں اس پر گر گیا۔ وہ شور مچائی تو سارے لوگ اندر آ گئے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے مجھے اس لڑکی کے اوپر دیکھ لیا، اس لیے سب کو یقین ہو گیا کہ میں سچ میں اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکا اور مجھے 5 سال کی سزا ہو گئی۔ یہ 5 سال میرے یہی سوچتے ہوئے گزر گئے کہ آخر اس لڑکی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے اس لڑکی سے میں ایک بار ضرور ملوں گا اور اسے پوچھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ 5 سال پورا ہونے کے بعد میں جیل سے باہر نکلا۔ 5 سال بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میرا کاروبار کسی اور کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ اس فیکٹری کا کوئی اور مالک بن کر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں کے لوگ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر گئے۔ جیل میں موسی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔
मौसी को मुझ पर पूरा यकीन था कि मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। एक वही थी जो मुझ पर यकीन करती थी। बाकी जितने भी लोग थे सब ने मुझे गलत समझा। दिल से जेल से छूटने के बाद सीधे मैं अपने घर गया। मैंने मौसी से कहा, मौसी आज के बाद अब मैं इस घर में तभी आऊंगा जब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर लूंगा। मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरे साथ इतना गलत किया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। उस लड़की की तलाश में मैं निकल गया। मैं यूं ही रास्तों में भटकने लगा। मेरी नजर एक भिखारी पर पड़ी। उस भिखारी को देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, उस लड़की तक मैं ऐसे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मुझे उस लड़की को खोजने के लिए एक एक घर में जाना पड़ेगा। मैं यूं ही नहीं जा सकता, इसलिए मैं एक भिखारी का रूप ले लेता हूँ और भीख मांगने लगता हूँ। लोगों के घरों में जा जाकर भीख मांगता हूँ और अपनी नजरें घुमा घुमा कर उस लड़की की तलाश करता हूँ। रात होती तो मैं रास्ते पर ही सो जाता था। मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल भिखारी की तरह जीने लगा। सड़कों से लेकर बाजार तक, बाजार से लेकर घरों तक मैं उस लड़की को तलाश करने लगा। पूरे 1 महीने गुजर गए थे, लेकिन फिर भी उस लड़की का मुझे कोई पता नहीं चला। एक दिन मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। मैं सोच रहा था कि शायद मैं उस लड़की तक नहीं पहुंच पाऊंगा। पता नहीं वो कौन थी, कहां से आई थी और मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया। मैंने सोचों में था कि तभी अचानक से मेरी नजर उसी लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो लड़की असिस्टेंट कमिश्नर थी और उस तक मेरा पहुंचना इतना आसान नहीं था। उसे बात करना, उससे मिलना बहुत मुश्किल था। उसके आगे पीछे गार्ड थे। जब मैं इधर उधर के लोगों से पूछा उसके बारे में तो पता चला वो हाल फिलहाल ही असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। इसका मतलब जब उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था उस वक्त वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं थी। लेकिन अब मुझे यह सोचना था कि उस तक कैसे पहुंचूं। कई घंटे में इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहा और माँ की तलाश करते रहा कि शायद मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन मुझे इस हुलिये में वो नहीं पहचानती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह उसके सामने अचानक से जाकर सवाल नहीं पूछ सकता। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। अब मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाना था कि यह कहाँ रहती है, इसके माँ बाप कौन है। अब मैं दूसरे दिन का इंतजार कर रहा था। वो लड़की फिर से पुलिस स्टेशन में आई। मैं जल्दी से अपने घर आया और मैंने अपना हुलिया ठीक किया और अपनी बाइक निकाली। मौसी ने पूछा, शिवा तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मौसी मैं सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया और पुलिस स्टेशन आ गया और उस लड़की को निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो लड़की पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, मैंने अपना बाइक लिया और उसका पीछा करने लगा। उसकी गाड़ी बहुत बड़े घर में जाकर रुकी। मैं उस लड़की का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। वो लड़की घर के अंदर चली गई। बाहर गार्ड खड़े थे। उस घर के अंदर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कोशिश करने लगा। मैं दिमाग लगाने लगा कि मैं उसके घर के अंदर कैसे जाऊं और उससे कैसे मिलूं। अब मैं रोज दिन उसके घर के चक्कर काटने लगा। मैं भगवान से ये प्रार्थना करने लगा कि मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मैं इस बोझ के तले जीना नहीं चाहता था। मैं घर आया और मैंने मौसी को सारी बातें बता दी। मौसी ने कहा, बेटा भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा, तुम बेकसूर हो। बेकसूर होते हुए भी तुमने सजा काटी है, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब मैं दिन रात यही सोचने लगा कि कैसे मैं उस लड़की से मिलूं। किसी तरह मैंने रात भर बिताई और सुबह होकर फिर अपने घर से बाहर निकल गया। मैं आज फिर उसके घर के बाहर चक्कर काटने लगा। मैंने सोचा एक बार मैं कोशिश करता हूँ, गार्ड से कहता हूँ कि मुझे मैडम ने बुलाया है। मैं गार्ड के पास गया। मैंने कहा, दिव्या दिव्या मैडम ने मुझे बुलाया है। उन लोगों ने कहा, अपना कार्ड दिखाओ, क्योंकि दिव्या मैडम अगर किसी से मिलना चाहती हैं तो उसके पास एक कार्ड होता है। तुम्हारे पास वो कार्ड है? मैंने कहा, वो कार्ड तो मेरे पास नहीं है। तभी गार्ड ने कहा, अगर वो कार्ड नहीं है तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा, बहुत जरूरी काम है, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप मुझे जाने दो। लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं वापस मुड़कर जाने लगा कि तभी दूसरे गार्ड ने मुझे आवाज दिया, सुनो, कहे तुम नौकर तो नहीं हो? मैंने कहा, नौकर? वो कहने लगा, हाँ, दिव्या मैडम को एक पर्सनल नौकर की जरूरत है। कहीं तुम वही तो नहीं हो? मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं है। उस गार्ड ने मुझे अंदर जाने के लिए कार्ड दे दिया। अंदर जाने के बाद कुछ लोगों से पता चला उस लड़की को एक नौकर की जरूरत है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। मैं एक नौकर बनकर उसके घर के अंदर चला गया।
यह घर बहुत बड़ा था और इस घर के अंदर कुछ नौकर और नौकरानियां थी और कोई भी नहीं था। एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, तुम नए आए हो क्या इस घर में? मैंने कहा हाँ भाई। तभी वो कहने लगा, तुम एक काम करो, जब तक दिव्या मैडम नहीं आ जाती तुम यहाँ पर बैठो। दिव्या मैडम किसी को भी अपने घर पर नौकर रखने के लिए वो उसका टेस्ट लेती है। अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो ही तुम इस घर में काम कर सकते हो, नहीं तो दिव्या मैडम तुम्हें काम पर नहीं रखेंगी। वो तुम्हें कोई भी काम करने को दे सकती हैं और तुम्हें वो काम करना होगा। मैंने कहा मुझे सारे काम आते हैं। मैंने अपने मन में सोचा कि बस एक बार मैं उस लड़की से मिल तो लूं, काम करने यहाँ कौन आता है। मैंने अपना सर झटका, मैं एक जगह बैठा रहा। लगभग 3-4 घंटे के बाद वो लड़की घर के अंदर आई। वो जैसे ही घर के अंदर आई वो लड़का उस लड़की के पास गया और कहने लगा, मैडम वो नया नौकर आया है, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ आ रही थी। वो जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रही थी वो दिन याद आ रहा था। मेरी आंखें लाल हो रही थी। मेरे गुस्से की इंतहा न रही। मैंने अपने गुस्से को काबू किया और सही ढंग से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने जल्दी से अपना नाम लोकेश बताया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम जो भी हो, पहले तुम कहाँ काम करते थे? उसके ऐसे सवाल करने पर मुझे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो कहीं पर कोई काम ही नहीं किया था। मैंने कहा, जी पहले मैं बाहर काम करता था। उसने कहा, बाहर? मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं कि उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वो फ़ोन पर बिजी हो गई। फ़ोन पर बात करने के बाद उसका ध्यान भटक गया। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम बाजार के जितने भी काम हैं वो सारे कर लेना, सब्जी वगैरह जो भी लाना हो तुम संभालना, क्योंकि पहले का जो नौकर था उसकी माँ बीमार है, वो काम छोड़कर चला गया है। बाहर के जितने भी काम हो वो तुम संभाल लेना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो जल्दी में थी इसलिए वो चली गई। मैं दूसरे दिन से काम पर लग गया और मैं मौका तलाश करने लगा कि कब वो मुझे अकेले मिले और मैं उसको अपनी हकीकत से रूबरू कराऊं। मैं पूरे ईमानदारी से काम करने लगा और उस लड़की के नज़रों में एक वफादार नौकर बन गया। और वो दिन भी आ गया। एक दिन सारे नौकरों की छुट्टी थी और मुझे यह बात पता थी। वो घर पर अकेली थी। मैं बहाने करके काम पर आया। गार्ड ने कहा कि आज सारे नौकरों की छुट्टी है। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ सारे नौकरों की छुट्टी है, लेकिन दिव्या मैडम ने मुझे बुलाया है। गार्ड ने मुझे अंदर जाने के लिए इजाज़त दे दी। मैं घर के अंदर आया। दिव्या अपने कमरे में थी। मैं धीमी कदमों से उसके कमरे तक गया। वो उसके हाथ में एक बुक था, आंखों में चश्मा लगा हुआ था। वो बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसकी मासूमियत देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था कि यह लड़की इतनी मासूम कैसे दिख सकती है। इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और यह इतनी सुकून से यहाँ बैठी हुई है। क्या इसे जरा भी एहसास नहीं कि इसने किसी की जिंदगी बर्बाद की है, किसी बेकसूर को सजा दिलवाई है। खैर, मैं अचानक से उसके कमरे के अंदर चला गया। वो मुझे देखकर डर गई और कहने लगी, लोकेश तुम यहाँ? आज सारे नौकरों की छुट्टी है, क्या तुम्हें पता नहीं था? मैंने कहा, पता था, लेकिन फिर भी मैं आ गया। आपको देखने का दिल चाहा। तभी वो कहने लगी, यह क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक नौकर हो और ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, अच्छी बातें कर रहा हूँ। तुम बहुत ही मासूम हो, लेकिन इस मासूमियत के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा है। मेरी ऐसी बातों से उसे जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो कहने लगी कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जो भी कहना है साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं तुम्हें अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकलवाती हूँ। जैसे ही वो जाने लगी मैंने उसे दबोच लिया और अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। मैं उसके बेहद करीब हो गया और उसके कानों के करीब जाकर कहा, मेरा नाम लोकेश नहीं है, मेरा नाम शिवा है। कुछ याद आया या नहीं? अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। उसने कहा, कौन शिवा? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, तुमने ही तो मेरा सब कुछ बिगाड़ा है, तुमने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने 5 साल पहले क्या किया था? मेरा इतना कहना था कि उसके माथे पर से पसीने टपकने लगे। उसने कहा, अच्छा तो तुम शिवा हो, मास्टर शिवा। तो तुम कैसे हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है।
बस मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के भी बर्बाद कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त घर पर कोई नहीं है, काफी रात भी हो चुकी है, तुम्हारी चीखें गार्ड भी नहीं सुनेंगे। वो कहने लगी, देखो मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, मुझे जवाब चाहिए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगी, मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसका इतना कहना था कि मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं रहा। मैंने उसे सीधे बेड पर पटक दिया। मैं जैसे उसके करीब होने लगा, मेरी नज़र उसके बाजू पर पड़ी। उसकी बाजू में जो निशान देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, परी तुम। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया और वो चीखने लगी, कहने लगी, हाँ मैं ही हूँ, तुमने मुझे सही पहचाना, आगे बढ़ो, कर दो मुझे बर्बाद। मैंने अपने कदम रोक लिए। मैंने कहा, परी पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था। वो कहने लगी, तुमने नहीं, तुम्हारी बहन ने सब किया है। तुम्हारी बहन की वजह से मेरी माँ और मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरे बाप को तुम्हारी बहन में पता नहीं क्या नजर आया कि उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। परी कोई और नहीं, मालिक की बेटी थी। उसे प्यार से सभी परी कहते थे। मैं उसका असल नाम नहीं जानता था। एक दिन मालकिन अपनी बेटी के साथ मेरे घर पर आई थी। उस वक्त परी 8 साल की थी। मेरे हाथ में मोमबत्ती थी और वो मोमबत्ती परी के बाजू में गिर गई और इस वजह से परी का बाजू जल गया था। मैंने कहा, परी पर इसमें मेरा क्या कसूर था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कहने लगी, तुम्हारी बहन की वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरा बाप पता नहीं तुम्हारी बहन को लेकर कहाँ चला गया। मेरा बाप एक बार मेरी माँ को देखने तक नहीं आया। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी एक बेटी भी है। उसने अपनी बेटी की भी कदर नहीं की। उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से मेरा बाप मेरे सामने कभी नहीं आया। मैं जिंदा भी हूँ या मर गई खबर तक नहीं लिया। उस आदमी ने तो मैंने तुम्हारी बहन की सजा तुम्हें दी है। तुम्हें तो बहुत कम सजा मिली, और भी लंबी सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने कहा, परी क्या तुमने मुझे सजा दिलवाकर सही किया। क्या तुम्हें खुशी मिली मुझे सजा दिलवाकर। अगर तुम्हें खुशी मिली तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं वहां से जाने ही वाला था कि तभी परी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, शिवा रुको, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी, लेकिन मैं गुस्से और बदले के भाव में आकर मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ के जाने के बाद मैं टूट सी गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मैं खुद कभी चैन से नहीं रही। मुझे माफ कर दो। मैंने उससे कहा, बस मुझे तुमसे जवाब चाहिए था, वो मुझे मिल गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन सब में मेरी बहन काजल की कोई गलती नहीं है। मालिक ने तो जबरदस्ती मेरी बहन को अपने साथ लेकर गए। मैंने अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। तभी दिव्या कहने लगी, शिवा मैं जानती हूँ उस आदमी ने काजल को कहाँ रखा है। काजल के 2 बच्चे भी हैं। काजल के बारे में सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, दिव्या क्या सच में तुम मेरी बहन को जानती हो कि वो कहाँ है। क्या तुम काजल से कभी मिली हो। वो कहने लगी, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा, क्या तुम एक बार मुझे मेरी बहन से मिलवाने के लिए लेकर चल सकती हो। वो कहने लगी, नहीं, मैं उस आदमी के दरवाजे पर कदम भी नहीं रख सकती। मैंने कहा, दिव्या मेरे खातिर मुझे अपनी बहन से एक बार मिलना है। वो तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, कल मिलो। तो मैं अपने घर पर आ गया। अब मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैं फौरन तैयार होकर दिव्या के घर आ गया। दिव्या भी तैयार थी। वो मुझे अपने साथ उस जगह पर ले गई जहाँ मेरी बहन काजल थी। दिव्या घर के बाहर ही थी। मैं धीमे धीमे कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे का डोरबेल बजाया, दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि काजल ने खोला था। मैं काजल का चेहरा कैसे भूल सकता था। अब तो काजल 2 बच्चों की माँ बन गई थी, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन थी। मैं उसे पहचान सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। वो मुझे देखकर डरने लगी। उसके माथे पर पसीने आने लगे। मैंने कहा, तुम डर क्यों रही हो। वो कहने लगी, जाओ, घर पर कोई नहीं है। वो मुझे धक्के मारने लगी, मेरे मुंह पर दरवाजे बंद करने लगी। मैंने कहा, काजल मैं तुम्हारा भाई शिवा। उसने जैसे ही मेरा नाम सुना वो मेरे सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, शिवा तुम यहाँ से चले जाओ। अगर उस आदमी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। माँ कैसी है? मैंने कहा तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरा इतना कहने पर काजल अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। मैंने काजल को संभाला। मैंने कहा काजल, तुम इस आदमी के साथ खुश तो हो ना? उसने कहा हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम चले जाओ यहाँ से। मैं जाने ही वाला था कि मेरी नज़र काजल के गर्दन पर पड़ी। काजल के गर्दन में नाखूनों के निशान थे। मैंने कहा काजल, ये तुम्हारे गर्दन में नाखूनों के निशान कैसे? वो उस निशान को छुपाने लगी। मैंने कहा काजल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम सच सच मुझे बताओ। काजल ने आगे जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं काजल को इस दलदल में नहीं रहने दे सकता। सच में वो आदमी इंसान नहीं, हैवान है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। उस आदमी को मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। मैं काजल से मिलकर वहां से निकल गया। दिव्या के साथ उसके घर पर आया। मैंने दिव्या से विनती की। मैंने कहा दिव्या, मेरी बहन को बचा लो, बदले में तुम मेरी जान ले लो। तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मेरी बहन को उस हैवान से बचा लो। दिव्या कहने लगी, पर हुआ क्या है? काजल के साथ। मैंने कहा काजल के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। वो आदमी काजल के शरीर को बेचता है। उस आदमी को काजल के साथ मन भर गया तो वो उसके साथ ऐसा करने लगा। बस मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूँ, आगे कुछ कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरी बहन को बचा लो। मेरे कहने पर दिव्या ने मुझे तसल्ली दी। वो कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बाप इतना गिरा हुआ आदमी भी हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि वो काजल को खुश रखता होगा, लेकिन वो बेचारी बरसों से इतना जुल्म सह रही है। इतने सालों से वो उसके जुल्म के तले दबी हुई थी। उस आदमी को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। दिव्या ने उसके खिलाफ जब सबूत जमा करना शुरू किया तो पता चला वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। दिव्या ने पूरा जोर लगा दिया और उस आदमी को अपनी निगरानी में ले लिया। उस आदमी को जेल हो गई। मैं काजल और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आया। काजल के साथ जो हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना होने दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काजल को उस दर्द से मैं निकाल सकूं। मैं काजल और उसके बच्चों को खुश रखने की बहुत कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं। दोनों मुझे मामू कहकर पुकारते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। अगर काजल मेरे पास है तो यह दिव्या की वजह से ही है। एक दिन मैं दिव्या से मिलने के लिए उसके घर गया। घर पर सारे नौकर थे। वो लोग मुझे देखकर मुझसे सवाल करने लगे, लोकेश, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? क्या तुमने काम छोड़ दिया? मैंने कहा कुछ ऐसा ही सोचो, और मैं मुस्कुराने लगा कि तभी दिव्या ने मुझे देख लिया। उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसके कमरे में चला गया। दिव्या ने अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। सारे नौकरों के जाने के बाद दिव्या मेरे बेहद करीब हो गई। वो मेरे करीब आकर कहने लगी, शिवा, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लाया कि सब कुछ पलट गया। बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ मेरे बाप ने काजल की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने बाप की तरफ से भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, दिव्या, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो कहने लगी, शिवा, क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। दिव्या की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। मैंने दिव्या से शादी कर ली। दिव्या ने सच्चे दिल से काजल और उसके दोनों बच्चों को भी अपनाया। उसकी दोनों बच्चों को भी बहुत प्यार करने लगी। काजल ने भी दिव्या से कोई नाराज़गी नहीं जताई, क्योंकि काजल का कहना था कि दिव्या का इसमें कोई कसूर नहीं। कसूरवार तो वो आदमी था जिसको सज़ा मिल चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।